हेलो जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है काव्य का छंद। काव्य का दूसरा टॉपिक है। इसमें से एक टॉपिक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं अलंकार के रूप में।
अगर अलंकार वाला टॉपिक आपको 100% समझ में आ गया है, अलंकार के आपने भेद पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अगर ये 100% चीजें क्लियर हुई है लाइफ में पहली बार, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, आपको डेफिनेशन के आधार पे, कंडीशन के आधार पे अलंकारों को पहचान करना आपको सिखाया गया। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ रहे हैं छंद, और छंद के बाद जो बारी है प्यारे दोस्तों वो रस की है। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्द शक्ति, जो इन्हीं रस छंद अलंकार से जुड़ा हुआ काव्य का 4th टॉपिक है। और लास्ट में पढ़ेंगे गुण, किस रस में कौन सा गुण पाया जाता है। तो इनसे कम 4 से लेके 7 क्वेश्चंस 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो काव्य वाला जो ग्रुप है इसका मिनिमम रोल 4, मैक्सिमम रोल 7% अलग अलग एग्जाम में हमेशा रहा है, ठीक है। इसके बाद छंद के बारे में आज जानेंगे हम, गण के बारे में। तो जो छंद हैं, एक तो हम टोटल जो मात्रिक छंद है उनके बारे में जानेंगे, और मात्रिक छंदों में जो गण की पहचान होती है उसके बारे में। तो गण क्या है? गण है 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? हम गण कहते हैं, ठीक है। गण की संख्या, गण की संख्या, गण की जो संख्या होती है वो होती है 8। इसके बाद गण सूत्र, गण सूत्र होता है यह माता राजभान सलगा। यह माता राजभान सलगा जो है वो क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ये जो गण का सूत्र है हमारा, जिसको गण सूत्र कहते हैं, इसी से हमें पता चलता है यह माता राजभान सलगा। यह माता राजभान सलगा, इससे क्या है, यह से हमने यहां पे ले लिया प्यारे दोस्तों यगण, क्लियर। इसके बाद में फिर ये मैं से ले लिया यहां मगन। इसके बाद इस तय से ले लिया हमने यहां तगन। इसके बाद रे ले लिया और उसमें लगा दिया गण, तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा रगण। तो 4 गण तो आपके ये हो गए, ठीक है जी। 1 2 3 और 1 4, टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बाद में फिर हमने यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पे लिया हमने जगन। ये आपका क्या है? जगन। फिर यहाँ पे क्या ले लिया हमने? भगन। न से यहाँ ले लिया हमने नगन, और से यहाँ क्या ले लिया हमने? से ले लिया सगन। से सगन। 4 आपके पहले हो गए थे। इसके बाद में ये आपका 5, ये 6, ये 7 और ये 8 आपके गण होते हैं। इस लय का अर्थ क्या होता है? लय का अर्थ होता है लघु, लघु की मात्रा 1 होती है। और इस गय का अर्थ क्या होता है? गय का अर्थ होता है गुरु, गुरु की मात्रा 2 होती है। इसी वजह से यहाँ लघु में 1 मात्रा है ये वाली, गुरु में क्या है? यहाँ ये आ है ये वाला, इसीलिए आ की मात्रा 2 होती है। लघु की मात्रा 1, गाय पे आ आया है, इसकी मात्रा 2, यानी कि यहाँ कोई भी लगन और गगन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप भी वेरीफाई करोगे। एक घंटे के अंदर भेजने हैं उसको, दिक्कत हो जाएगा। आप वेरीफाई कर लो अगर विक्की नहीं करता। तो यहां आपको ध्यान रखना है,
ये तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? आपको ये ध्यान रखना है, गण। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? अब हमें बनाना पड़ेगा तीन वर्णों का समूह। और वो तीन वर्णों का समूह कैसे बनेगा जी? वो तीन वर्णों का समूह बनेगा ऐसे, ठीक है जी। ये आपने सीख लिया, ठीक। अब तीन वर्णों का समूह बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक ये तीन वर्ण हो गए। अब हमने लिखा यहाँ पर ये माता, ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट हो गया जी। ये अब यहाँ पे इसमें एक और जोड़ देंगे तो एक, दो और तीन वर्णों का समूह ये हो गया। ध्यान से देखना है, ये हो गया आपका मातारा। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, इसमें एक और जोड़ देंगे, एक, दो और तीन वर्णों का समूह बन गया। और ये क्या बनेगा आपका? ताराज। इसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो गया जी। इसमें एक और जोड़ देंगे, एक, दो और तीन वर्णों का समूह ये बन गया। यहाँ राजभा, क्या बन गया? राजभा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, एक, दो बच गया, इसमें एक और मिला लो तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा जबान, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में ये दो बच गए, इसमें एक और मिला लो, ये हो जाएगा आपका बहानस। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये दो बच गए, एक और मिला लो, एक, दो, तीन, ये बन गया आपका नस्ल। इसके साथ फिर आपने ये यहां तक ले लिया, एक, दो, और ये इसमें मिला लो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका यहाँ तीन, यहां से लेके यहां तक, और ये बन गया आपका सलगा। तो इस तरीके से हमने इसी सूत्र से 8 गण बनाए। क्या बनाए जी? 8 गण बनाए, ये आपको ध्यान रखना है। और तीन वर्णों का जो समूह है, तीन वर्णों का समूह, यहाँ पर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से हमने तीन तीन वर्णों का समूह बनाया और वो गण के सामने लिख दिया। इससे यह माता, मातारा, ताराज और राजभाषा हमें क्या पता चलता है? इन गण की मात्राओं का पता चलता है कि किसमें कौन सी मात्रा गुरु है और कौन सी मात्रा लघु है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर यह करना है कि इनकी सबकी हमें मात्रा लगानी है। इस पे मात्रा कितनी आएगी? इस पे मात्रा 1 आएगी, इस पे मात्रा 2, इस पे भी मात्रा 2, इस पे मात्रा 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे मात्रा 2, इस पे 2, इस पे 1, इस पे मात्रा 2, इस पे 1, इस पे मात्रा 2, ठीक है। यहाँ पर इस पे मात्रा आपकी कितनी आएगी? इस पे मात्रा आएगी जी आपकी यहाँ पर 1, 2, 1, इस पे 2, 1, 1, इस पे 1, 1, 1, इस पे 1, 1, 2 मात्रा आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप इनको ये भी कह सकते हो कि यहाँ जो यगण की जो मात्रा है वो मात्रा कितनी आई? 1 लघु 2 गुरु। जो ऊपर है वो मैंने यहाँ नीचे लिख लिया। इसमें क्या आ जाएगी? तीनों की तीनों गुरु। इसमें क्या आएगी? 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु। इसमें क्या आएगी? इसमें गुरु लघु गुरु आएगी, ठीक है जी। इसमें क्या आएगी मात्रा? इसमें 1 लघु गुरु लघु, इसमें गुरु लघु लघु, इसमें तीनों लघु मात्रा, और इसमें जो होगी 2 लघु होगी, 2 लघु और 1 गुरु होगी। अब वो आपसे क्या पूछेगा? इनको दे के ऑप्शन में 4 ये दे देगा और आपसे पूछेगा ये बताइए जी कौन सा गण है। 4 ऑप्शन से दे दिया आपसे, ठीक है। ये दे दिया और ये दे के कह रहा है कि गण बताओ, यगण, मगण, तगण, रगण। तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? आपका यगण है। फिर वो क्या करेगा? वो नगण देगा और फिर वो ऑप्शंस में इनको देगा 4 कि इनमें से नगण की मात्रा बताइए कौन सी है। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? ये। और इधर राइट आंसर आपका क्या होगा? ये।
इनको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनको पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो आपको ये बना। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो जो पंक्ति देगा जिसमें छंद पूछ रहा है, उसी पंक्ति में जो 3 वर्णों का समूह बना उसी में पूछेगा कि इसमें गण बताइए कौन सा गण है। जैसे कल आपने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल जिसमें आपने दोहा छंद बताया था, और वो एग्जाम्पल क्या था, ये वाला, रहीमन रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष, मोती मानुष चून। अब इसमें 3 वर्णों का समूह कौन सा है, ये 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 वर्णों का समूह। इसमें कितने गण हैं, तो आप कहोगे 3 गण। तो गण कितने हैं इसमें, गण हैं 3। कौन कौन से शब्दों में गण हैं, एक तो आपका राखिए है, दूसरा जो है आपका उभरे है, उभरे, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका मानुष है, तीसरा क्या है आपका मानुष। अब पूछेगा कि राखिए में कौन सा गण है, मगण तगण भगण रगण जगण। उभरे में कौन सा गण है और मानुष में कौन सा गण है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है जी, तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, गण बताओ। तो आप क्या करोगे, मात्रा लगाओगे। इस पे मात्रा 2 है, इस पे 1, इस पे 2, इस पे मात्रा 2, इस पे 1, इस पे 2, यानी कि जो गण इसमें है वही गण इसमें भी है। इसमें मात्रा 2 है, इसमें यहाँ 1 और 1, ये गण आपका अलग हो गया। अब आप क्या करोगे कि आपको कैसे पता चलेगा, या तो आप ये कहोगे जहां 2 यानी कि गुरु लघु गुरु है, जहां आपको ध्यान रखना है गुरु लघु गुरु है, वो क्या है आपका, ये क्या है, देखो यहाँ पर गुरु लघु गुरु, यहाँ क्या है गुरु लघु गुरु। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में रगण है, इसमें भी रगण है, ठीक है जी, और इसमें भी क्या है आपका रगण है। फिर क्या है गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु क्या है, गुरु लघु लघु किसमें है, भगण में। तो ये वाला कौन सा गण हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका भगण, ये वाला आपका क्या हो गया, भगण हो गया। और इसकी मात्रा कहाँ लगी हुई है, ये भगण है, इसकी मात्रा यहाँ पर ये रही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राखिए, उभरे और मानुष, ठीक है, इनमें रगण, इसमें भी रगण, और मानुष में क्या है आपका भगण। कल आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर दिए थे, उसमें से आंसर क्या था कि इसमें यति कहाँ है, यति ये रहा। इसमें गति कहाँ है, राखिए में है, क्योंकि राखिए को हम लंबा खींच रहे हैं। उभरे में क्या है, गति है। हमेशा यति से पहले क्या होती है, गति। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तुक कहाँ है, समान मात्रा समान वर्ण, समान मात्रा समान वर्ण सून और चून में क्या है, तुक है। फिर विराम कहाँ है, विराम यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे क्या पूछा गया कि मात्रा बताओ जी, इसमें पहले चरण में कितनी मात्रा है। तो पहले चरण की जब मात्रा लगाने बैठे तो हमें पता चला कि इसमें जो मात्रा है 2 1 2 3 4, 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, इसके पहले चरण में 13 मात्रा है। फिर आपको ये बताया गया कि 13 मात्रा वाला जो छंद होता है, जिसके पहले चरण में 13 मात्रा होती है, वो दोहा छंद कहलाता है।
दोहा छंद किसके अंतर्गत आएगा मात्रिक छंद में? सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्धसम। तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता है? बाकी छंदों पे भी, बाकी पंक्ति पे भी मात्रा लगानी पड़ती है। तो इसमें हम कितनी मात्रा लगाएंगे? 1 1 2 2 1 1 2 और 1। इसमें कितनी मात्रा है? इसमें 2 2 1 2 1 2 2 4 5 2 7 8 2 10 11 और 2 13। इसमें भी मात्रा 13 है और इसमें भी मात्रा 13 है। और जब 4 चरणों में से किन्हीं 2 चरणों की मात्रा समान हो जाए तो उसको हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो दोहा क्या है? जो मात्रिक छंद के 3 भेद है, सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, दोहा उनमें से अर्ध सम मात्रिक छंदों में आता है। तो आपने यति भी बताया, गति भी बताया, तुक भी बताया, विराम भी बताया। आपने इन सब पे मात्रा भी लगाई और मात्रा लगा के आपने बताया कि इसमें दोहा छंद है। फिर दोहा किसके अंदर आता है? अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। इसमें गण कितने हैं? 3 गण हैं। कौन कौन से हैं? राखिए, उभरे और मानुष। इसमें चरण कितने हैं? यहां से लेके यहां तक आपका पहला चरण है 1, यहां से लेके यहां तक दूसरा चरण है, यहां से लेके यहां तक तीसरा चरण है और यहां से लेके यहां तक आपका क्या है? चौथा चरण है। 4 चरणों वाला क्या होता है? छंद दोहा। ठीक है। छंद क्या कहते हैं? छंद चरण किसको कह रहे हैं? छंद के चौथे हिस्से को अर्थात चतुर्थांश को हम क्या कह रहे हैं? चरण कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गण भी लगाने आ गए। अब गण का दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। यहां पर ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, हम इसमें हमने यहां पे लिया पहली पंक्ति ये वाली, काहे जो पाए कौन, काहे जो पाए कौन, विद्याधन विद्याधन उद्यम बिना। काहे जो पाए कौन, विद्याधन उद्यम बिना। ज्यों पंखे, ज्यों पंखे की, जो पंखे की पौन, जो पंखे की पौन बिना डुलाए, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? ये कहलाया आपका यहां पर यति। पौन को लंबा खींच रहे हैं, पौन को लंबा खींच रहे हैं, ये आपका क्या है? ये यति है। तो कोण और पौन दोनों क्या है? आपकी गति है। और ये कोण और पौन में ही गति के साथ साथ ये क्या है? आपका तुकांत भी है। यही क्या आपका तुकांत अर्थात तुक, क्योंकि यहाँ बड़े औ की मात्रा है और समान वर्ण क्या है यहाँ पर? न। तो मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आपको ये बता पाए कि तुक हमेशा बाद में ही हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ बिना है, यहाँ मिले है, इसमें छोटी ई की मात्रा, लेकिन यहाँ वर्ण अलग है, यहाँ ले है, यहाँ न। तो तुक बाद में हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है? बड़े ऊ की मात्रा और न, समान वर्ण समान मात्रा। तुक भी कौन और पौन में है, गति भी। काहे जो पाए कौन, लंबा खींच रहे हैं, जो पंखेगी पौन, लंबा खींच रहे हैं। तो कौन पौन में गति भी है और कौन पौन में ही प्यारे दोस्तों हमारा तुक भी है।
इसके बाद विराम कहाँ है, विराम ये रहा। फिर पहले चरण में मात्रा बताओ। तो जब पहले चरण में मात्रा लगाएंगे तो वो कैसे लगेगी जी, यहाँ पर आगे आपकी दो मात्रा, इसमें भी दो, इसमें यहाँ एक छोटा हुआ है, इसमें दो, यहाँ आ है, इसमें ए है, ये में इसकी एक आएगी। इसकी मात्रा कितनी आएगी, इसकी एक आएगी। इसकी मात्रा दो आएगी, इसकी एक आएगी। 2 2 4 5 2 7 8 2 10 और 11। पहले चरण में प्रथम चरण में कितनी मात्रा, 11 मात्रा। तो जब प्रथम चरण में 11 मात्रा होती है तो आपको ये ध्यान रखना है उस छंद का नाम सोरठा छंद होता है। उस छंद का नाम क्या है, सोरठा छंद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर यहां मात्रा लगाओ। तो जब हम इसमें मात्रा लगाएंगे, ये क्या है आपका आधा दे, और यहाँ पर ये क्या है आपका यह है। ठीक है, तो आधे व्यंजन से पहले आपका स्वर क्या है, यहाँ पर ई है। तो आधे व्यंजन से पहले जब स्वर है तो इसकी मात्रा एक ना होके दो हो गई, इसकी मात्रा दो हो गई, इसकी मात्रा एक, इसकी एक। यहाँ ये आधा व्यंजन है, उससे पहले आपका क्या है, स्वर है, इसकी मात्रा एक ना होके दो हो गई। दै में जो है इसकी मात्रा एक, मैं में ए की मात्रा एक, इसमें ई की मात्रा, इसमें आ की मात्रा दो। इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें करना है, इसमें कोई मात्रा नहीं है क्योंकि इसमें स्वर ही नहीं है जय में। यहाँ पे मात्रा दो आएगी। इसमें यहाँ पे पंखे हैं, इसमें अनुस्वार लगा है, अनुस्वार की मात्रा दो होती है, विसर्ग की दो होती है। इसकी मात्रा दो है, इसकी दो है, इसकी दो है, इसकी एक है। फिर इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसकी मात्रा कितनी है, एक दो, छोटा ऊ एक दो दो, इसकी दो, इसकी एक और इसकी दो। मात्रा काउंट की थी प्रथम चरण की। अब यहाँ पर तीसरे चरण की मात्रा काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। तो तृतीय चरण में भी मात्रा कितनी है, 11 मात्रा है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये जो चरण हो गए आपके, ये कौन से हो गए, पहला और तीसरा है विषम चरण। विषम चरणों में 11 मात्रा, तो उसको क्या बोलेंगे, सोरठा छंद बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सोरठा छंद। या ये कहो कि जिसके पहले और तीसरे में 11 मात्रा है, जो कि दोहे का उल्टा होता है। इसके बाद क्या है आपका दूसरा चरण और चौथा, द्वितीय मतलब दूसरा। द्वितीय चरण में मात्रा कितनी है, और चतुर्थ चरण में चरण का दूसरा नाम क्या होता है, पाद। मात्रा काउंट करो जी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तीसरे चरण में 13 मात्रा है। चौथे में 1 और 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। इसमें भी कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सम चरणों में 13 मात्रा। सम चरणों में 13 मात्रा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सोरठा छंद कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सोरठा छंद। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपके तमाम वे क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको ये बताना था कि यहाँ यति है, यहाँ पौन और कोन में गति है, इसी में यहाँ पे आपका क्या है, तुक है, क्योंकि आपकी समान मात्रा समान वर्ण है। इसमें यहाँ विराम है, और इसके पहले चरण में जो मात्रा है वो 11 है, और 11 मात्रा वाला सोरठा छंद कहलाता है। तो जब दो चरणों में मात्रा समान हो गई तो सोरठा आपका क्या कहलाया, अर्ध सममात्रिक छंद। तो सोरठा किस में आएगा,
मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद के भेद, मात्रिक छंद में सोरठा आएगा अर्ध सम मात्रिक। सोरठा किसमें आएगा? अर्ध सम मात्रिक छंद। क्योंकि जब किसी दो चरणों में समान मात्रा हो जाए तो वो अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाता है। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे लाइव है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो जिसके पहले चरण में 13 मात्रा थी वो दोहा था, जिसके पहले चरण में 11 मात्रा है वो क्या है आपका यार दोस्तों? यहाँ पे सोरठा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, दोहे का उल्टा सोरठा, सोरठे का उल्टा दोहा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पर चीज है 11-11, ठीक है, तो ये अपने आप में 11-11 है पहले तीसरे में, तो आपका सोरठा है। और यहाँ पे इन दोनों में 13-13 है तो वो दोहा है, क्योंकि इसका उल्टा है वो। क्योंकि यहाँ पर पहले और तीसरे में 11-11 है, तीसरे और चौथे में 13-13, उसमें उल्टा है। उसमें क्या है? पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 है। इसलिए दोहे का उल्टा सोरठा और सोरठे का उल्टा दोहा कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ लॉजिक की। लॉजिक ये था जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें लॉजिक था प्यारे दोस्तों आपके ये वाले शब्द। मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल क्यों लिया? एक तो मुझे ये वाली कंडीशन आपको समझानी थी, ठीक है। एक इसमें शब्द क्या है हमारा? ये वाला उद्यम है। एक कंडीशन मुझे आपको ये समझानी थी और एक कंडीशन मुझे आपको ये समझानी थी। तो जानबूझ के मैंने ये लिया, और ऊपर से इसलिए भी लिया कि कौन और कौन में प्यारे दोस्तों गति और तुक दोनों एक स्थान पर पाए जा सकते हैं। अब ये जो शब्द बना है ना आपका दोस्तों, ये बना है आपका इस रूप में, और ये जो शब्द बना है ये बना है आपका इस रूप में। क्लियर? अब जब हमने मात्रा लगाई है तो आपको ये बताया गया था कि यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो उसकी मात्रा एक ना होके उसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 2। आधे व्यंजन से पहले स्वर ई आ गया तो ई की मात्रा 1 होनी थी, लेकिन ये आधा व्यंजन है, इसी वजह से इसकी मात्रा 2 हो गई। और जब इसकी मात्रा इसके साथ ले ली तो ये बच गया आपका। तो इसी वजह से विद्या पे 2 मात्रा है। उद्यम जो बना, जब 2 व्यंजन एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आधा दय था और इसके साथ में ये आपका यहाँ क्या था? यह था। जब 2 व्यंजन एक साथ होते हैं, जैसे इसमें भी यहाँ आधा दय है और दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया वो ले लिया आपका ये वाला, तो उनमें से जो पहले वाला होता है, ऊपर वाला होता है, वो आधा होता है और बाद वाला पूरा होता है। तो इसमें से वो आधा कौन सा होगा? ये दय होगा। इसमें से आधा कौन सा होगा? ये आपका दय होगा। ठीक है। तो जब यहाँ आधे व्यंजन से पहले आपका दोस्तों स्वर आ गया तो ये आधे व्यंजन से पहले स्वर ऊ है, ऊ की तो मात्रा 1 होनी थी, लेकिन आपको यह नियम बताया था कि आधे व्यंजन से पहले अगर कोई स्वर है तो उसकी मात्रा 1 ना होके 2 हो जाती है। यहाँ इसमें है, इसमें है, इसीलिए उद्यम पे जो मात्रा आई है वो ये है। दूसरा आपको ये बताया गया ये जो आधा जय है इसकी कोई मात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो व्यंजन है और व्यंजन की कोई मात्रा ही नहीं होती। व्यंजन पे जो स्वर लगा होता है मात्रा उसकी होती है। और यहाँ पर ये क्या है? यह के साथ में ये औ है, इसकी मात्रा कितनी आ गई? 2 है। इसमें क्या है आपका? ये पे है आधा, और पे के साथ में ये अनुस्वार आया है, ठीक है, ये वाला। और इसकी कितनी मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है 2। इसमें जो ये अनुस्वार आया है इसकी तो मात्रा यहाँ हुई नहीं है, इसकी मात्रा 2 हो गई। ऐसे ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो है यहाँ पर इसकी मात्रा 2 होगी और इसकी भी मात्रा 2 होगी, ठीक है, क्योंकि ये अनुस्वार आया, इसकी मात्रा 2 होती है। इसमें जो ये आई है जिसकी 1 मात्रा है, ये कैसे बना है? ये आधा खे और ये इससे बना है, तभी तो पंखे कहलाया यहाँ। तो इसकी मात्रा तो 2 होती है, इसकी भी मात्रा 2 होती है, इसीलिए यहाँ पर ये 2 मात्रा आई है। तो यानी कि जो आपको दुविधा थी वो आपकी दुविधा दूर हो गई कि यहाँ सर आपने विद्या पे 2 मात्रा कैसे लगाई, यहाँ सर आपने गुरु लघु लघु कैसे लगाया, ठीक है। यहाँ आपने अनुस्वार, ये तो ए है, ये ए नहीं है, ये अनुस्वार है, ए के साथ में उसकी मात्रा 2 होती है। यहाँ जय में कोई स्वर है नहीं, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि अब आपका एक क्वेश्चन बच गया लास्ट, वो बच गया कि इसमें गण बताइए क्या है। इसमें दोस्तों दो गण हैं। कौन कौन से गण हैं? एक गण तो है जी आपका यहाँ उद्दम, और दूसरा गण है आपका डुलाई। अब इसमें क्या है, ये आपका क्या है, गुरु दो लघु। तो यहाँ पे गुरु और दो लघु कहाँ होते हैं? गुरु और दो लघु, गुरु और दो लघु होते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ भगण में। गुरु और दो लघु किस में होते हैं? भगण में होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि ये आपका भगण हो गया। इसमें क्या, एक लघु दो गुरु है। एक लघु दो गुरु, देखो एक लघु दो गुरु, एक लघु दो गुरु आपके हैं यगण में, इसमें। तो इसमें क्या लिखोगे जी आप? इसमें आप लिखोगे यहां यगण। ये क्या हो गया जी आपका? ये आपका यगण हो गया। ठीक है, तो उद्दम में भगण है, डुलाए में आपका यगण। अब मान के चलते हैं कि आपको वो चीज याद ही नहीं, भूल गए आप, तो उद्दम और डुलाए में कैसे गण बताओगे? ठीक है, उद्दम और डुलाए में तो यहां पर क्या है जी आपका, ये आपका उद्दम है, ये आपका डुलाए है। जब आपने इसमें मात्रा लगाई, इसमें दो, इसमें एक एक लगाई, इसमें एक और इसमें आपने दो लगाई। अब आपके पास एक सूत्र है, और वो सूत्र है ये वाला, यह माता राजभान सलग। अगर ये आपको याद है तो वो आपसे गण पूछ रहा है, तो आप इसको कभी भी गलत नहीं करो। इस पे मात्रा लगाई, एक दो दो दो, एक दो, न पे एक, से पे एक, ले पे एक, यहाँ गा पे दो। यह माता राजभान, राजभान, राजभान सलगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किया था जी आपने? इसमें है आपके यहाँ पे गुरु लघु लघु। अब इसमें गुरु लघु लघु कहाँ है? ये रहा, ये आपका है जी गुरु लघु लघु। यहां से शुरू हुआ तो भय से क्या बनता है? ये गुरु और दो लघु है, भय से क्या बनता है? भगन। इसका मतलब ये हुआ इसमें भगन। ये क्या है? लघु गुरु गुरु। तो लघु ये रहा और दो गुरु ये रहे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये यहां से लेके यहां तक, ये कहां से शुरू होता है? ये से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये से शुरू होने वाला आपका यगण कहलाए। तो इसमें कौन सा गण हो गया जी? इसमें गण हो गया आपका यहाँ पर यगण। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब मान के चलो कहीं पर ये आ जाता है और वो पूछ रहा है इसमें गण बताओ, तो आप ये देखो दो लघु और एक गुरु कहाँ है? तो यहाँ पे क्या एक लघु है, यहाँ भी एक लघु है, यहाँ पे दो लघु, लेकिन यहाँ गुरु नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ले लू, यहां से लेके यहां तक, ये अगर मैं तीन ले लू, एक दो तीन, तो ये क्या हो गए? दो गुरु एक लघु। तो दो गुरु एक लघु है, ये कहां से शुरू हो रहा है? सगण। तो इसमें कौन सा हो गया? सगण हो गया। इसमें क्या हो गया? सगण। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप इन सबको याद करते फिरो, ठीक है, इन सबको याद रखो। आपको ये सूत्र याद रखना है, यह माता राजभान सलगा। आखिरकार ये है क्या? यह माता राजभान सलगा। जिस प्रकार हमें भारत के पड़ोसी देश याद रखने हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है, और उसके लिए हमने क्या कर लिया? उसके लिए हमने दो शब्द याद रखे, बचपन MBA। तो ये बचपन MBA हमें क्या बताता है? ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है। हमें कैसे पता 7 है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पड़ोसी देश है जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से। तो जब ब से बांग्लादेश ले रहे हैं तो यह से यगण मानते हैं, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से बगण, न से नगण, से सगण, लय से लघु, गै से गुरु।
तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत की किसकी लगती है? पड़ोसी देश से, बांग्लादेश से। सबसे कम किस देश की लगती है? अफगानिस्तान की। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा किसकी लगती है? चाइना से। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी लगती है? भूटान से। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है, लगती है? सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी? उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है। तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला, वो तरीका था बचपन MBA। तो उससे पता चल गया सारे क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर लेके, हवाई जहाज लेके फिर बॉर्डर पे चक्कर काटते फिरो। तो 3 तरीके थे। एक तो बहुत ज्यादा डिटेल में बार बार पढ़ना, तब पता चलेगा भारत के कितने देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है, कुल कितने देश हैं, सबसे ज्यादा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, जिसकी सबसे ज्यादा लगती है दूसरे नंबर पे किसकी लगती है। तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके पास 2 तरीके थे। या तो बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा धन खराब करो, या ऐसा रास्ता निकालो जिससे वो चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ये भी तो वही है। अरे इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये सूत्र बनाया, फार्मूला बनाया हमने समझाने के लिए। तो ये ऐसे यगण है। अब ये इस पे है, ए की मात्रा 1 होती है, आ की मात्रा 2 होती है, आ की मात्रा 2 है, आ की मात्रा 2 है, ए की मात्रा 1 है, आ की मात्रा 2 है, ए की मात्रा 1, इसमें ए की मात्रा 1, इसमें ए की मात्रा 1, ले से लघु और गे से गुरु, लघु की मात्रा 1, गुरु की 2। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए आपने छंद से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चंस का यहां जवाब दिया। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से। क्या है जी? चंपक, हरवा, अंग, मिली, अधिक, सुहाय। इसमें बताना है जी कौन सा छंद है। कैसे करोगे? यहां पर आधा व्यंजन है, उससे पहले आपका स्वर ए है, इसकी मात्रा 1 होनी थी, 1 ना होगी, इसकी मात्रा 2 होगी, इसकी मात्रा 1, इसकी मात्रा 1, इसकी 1 1 2, इसकी मात्रा 1, इसकी मात्रा 1, इसकी मात्रा 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी मात्रा 1, इसकी 2, इसकी। यहाँ पे क्या लगा है? यति है। जब यति है तो यहां से लेके यहां तक एक चरण हो गया। तो इस पहले चरण की मात्रा काउंट कर दो, 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 9 10 11 और 1 12। तो इसमें कितनी मात्रा है? 12 मात्रा। 12 मात्रा वाला छंद कौन सा कहलाता है? बर्वे छंद कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये बर्वे छंद का है। इसके बाद इसमें क्या है? 1 2 3 4 2 6 1 7। तो इसमें 12 मात्रा है, तो इसमें कितनी मात्रा है? 7 मात्रा। कितनी मात्रा? 7। तो जिसके पहले चरण में 12 मात्रा हो, दूसरे में 7 मात्रा हो, उसको बर्वे छंद कहते हैं, जो मात्रिक छंद में आता है। क्लियर? अब आपसे क्या पूछेगा? इसमें गण बताओ जी, गण कितने हैं? तो इसमें 1 2 3 और 1 4। तो इसमें ये 4 गण है। तो फिर उस गण के लिए आप क्या करोगे? सूत्र लिखोगे। यह माता राजभान सलग, यह माता राजभान सलगा लिख लिया। लगाओ मात्रा 1 2 1 1 1 2। अब बताओ इसमें गण 2 1 1 2 1 1 ये रहा, यहां से लेके 2 1 1 ये रहा ना। तो ये क्या हो गया जी आपका? ये भय से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया जी आपका भगन। ये भगन है। इसमें क्या? 1 1 2 1 1 2 ये रहा, ये कहां से शुरू हुआ? ये हो गया आपका यहां पर सगन। इसके बाद क्या है जी आपका? 1 1 1 1 1 1 ये रहा, ये कहां से शुरू हुआ? नगण से।
तो इसमें कौन सा गण हो गया? नगण हो गया। 1 2 1, 1 2 1 देखो कहाँ है? 1 2 1 ये कहां से शुरू हुआ? 1 2 1 ये हुआ ना आपका, ये वाला 1 2 1 ये हो गया आपका जगन। तो ये हो गया जी आपका सुहाय में जगन है, अधिक में नगण है, हरवा में सगण है और चंपक में आपका भगन है। आपने सारे गण बता दिए, पहले चरण की मात्रा बता दी। तो पहले चरण में 12 मात्रा है, इसलिए बरवा छंद है, बरवे छंद है। दूसरे में 7 मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 के 7 के बाद यति विराम होता है, 12 के बाद यति, 7 के बाद विराम। इसके बाद आ गई बात आपकी तीसरा क्या है जी? कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, होत अधीर। समय पाए, समय पाए तरवर फरे, समय पाए काय धीरे होते हैं, काय होते? समय पाए तरवर फरे, केतक सींचो, सींचो नहीं। ये कह रहा है कि जो काम होता है ना, समझ में आने की जो चीज होती है वो धीरे धीरे होती है, एकदम से सब कुछ नहीं समझ लो, ठीक है? तो काम क्या होगा? धीरे होगा। तो आए हो तो अधीर, आपको अधीर नहीं होना, पेशेंस नहीं खोना है। समय पाए तरुवर फरे, तरु अर्थात पेड़ समय आने पर ही फल देंगे, चाहे उसमें आप कितना भी खाद पानी देते रहो। तो इसीलिए आपको भी समझ समय पे आएगा। 4 दिन क्लास लिए हुआ नहीं, रेगुलर क्लास लेते नहीं हो और ये सोच रहे हो कि 100% चीजें समझ में आ जाए। उनको 100% समझ में आया जिन्होंने पहले रट्टा मारा था, और जिन्होंने रट्टा भी नहीं मारा उनको तो यहाँ 102% समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो छंद वाला टॉपिक है जो अपने लाइफ में आप एक नहीं, इससे पहले 10 बार पढ़ चुके थे, 10 अलग अलग किताबों से, 10 अलग अलग यूट्यूब चैनल से और 5 से ज्यादा टीचरों से। लेकिन जिस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से बनती है, जितनी भी मैक्सिमम क्वेश्चन की वैरायटी बनती है, अगर उनके साथ आप तैयारी करके आगे बढ़ोगे तभी जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो आपको 4 साल नहीं लगेगी, फिर 4 महीने ही बहुत है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो जीएस हो। आपके साथ दिक्कत यह है कि हर चीज को ऊपर ऊपर से देखते हो, आपके साथ दिक्कत यह है कि हर चीज को आप किताबों में ढूंढते हो। जो किताब आप खरीद रहे हो उनमें से कोई भी किताब आपके पास 600 रुपया वाली नहीं है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें 1000 पेज हो, ठीक है? कोई भी आपके पास किताब कौन सी मिलेगी? आपके पास किताब मिलेगी 150 रुपया वाली, 250 रुपया वाली, आपकी किताब मिलेगी 350 रुपया। इससे ऊपर की कोई किताब मार्केट में आ जाए तो वो किताब चलेगी, चाहे वो हिंदी की हो, जीएस की हो, ठीक है, किसी की भी हो, वो चलेगी नहीं। उसका रीजन क्यों? कि पैसे ज्यादा हो गए। अब 150 रुपया की किताब भी चाहिए और इसमें सारा कंटेंट भी चाहिए, राइटर कैसे करेगा? पब्लिकेशन वाला कैसे करेगा? कागज की कॉस्ट, उसकी छपाई की कॉस्ट, टाइपिंग को वाले को 2 महीने टाइपिंग करवाई, उसमें से फिर एरर निकलवाया और उसके बाद में उसका प्रूफ डिजाइन करवा के और उसके बाद बाहर के कवर को कम से कम 2000 रुपया 1500 रुपया में तैयार करवा के तब वो किताब जो तैयार हुई तो उस पर प्राइज रख दिया गया आपका 200-250 रुपया, और फिर 50% में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी देनी है। अगर कोई किताब 150 रुपए की है तो 50% डिस्ट्रीब्यूटर लेगा उस पर, यानी कि 75 रुपए में वो खरीदेगा।
डिस्ट्रीब्यूटर 75 रुपए में पहुंचाएगा दुकान पे, उस पे प्राइस 150 डला है, दुकान वाला देगा डिस्काउंट, आपको देगा वो 125 रुपया में इसको, यानी कि 125 75 में उसने खरीदी थी, किससे? पब्लिकेशन से, राइटर से, ठीक है। तो 75 में खरीदी, उसको भी चाहिए ना, उसने दुकान पे पहुंचाई भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहर में, तो 125 रुपया में आपके पास गई वो 150 वाली किताब। अब जब 125 में गई तो पब्लिकेशन राइटर को इसमें से क्या मिला, आप अंदाजा लगाओ, जब 75 डिस्ट्रीब्यूटर ले गया था, और इसमें खर्चा भी है कागज का। इसके पीछे में ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी राइटर, कोई भी पब्लिकेशन 150 रुपया की किताब में, 250 रुपया की किताब में, 350 रुपए की किताब में सारा सिलेबस नहीं दे सकता। इसी वजह से आज की डेट में जो किताबों पे डिपेंड है उनकी सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां उस टॉपिक के बारे में डिटेल, मैंने कल भी छंद पढ़ाया, आज भी छंद पढ़ा रहा हूं, कल भी छंद पढ़ाऊंगा, और इसी छंद को मैं 15 मिनट में भी पढ़ा दूंगा, इसी छंद को मैं 15 मिनट में भी पढ़ा दूंगा, और आप कहोगे कि हाँ सर जी ने करा दिया छंद, आपका हो गया, क्योंकि आपको जितना दिखाया जाता है आप उसको उतना ही मान लेते हो कि इसमें वो ज्यादा कुछ है नहीं। नई नई बहू आई, उसने डांस करके दिखाया, आपको लगा कि इसको डांस आता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो पुरानी होगी, साल भर बाद पता चलेगा डांस के अलावा इस पे सारे वे काम आते हैं जिसको आप हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक आपको बाहर से कोई चीज दिखाई जा रही है, आप उसके बारे में केवल उतना ही सोच पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं कि बस ये इससे इतना ही सोचे, उससे ज्यादा ना सोचे। तो इसलिए किसी भी किताब में 100% सिलेबस नहीं है, किसी भी नोट्स में 100% सिलेबस नहीं है, क्योंकि जहां एक टॉपिक के 10 पेज बनाए आप उसको नहीं पढ़ोगे, आपको केवल एक पेज वाला चाहिए, एक चिट वाला चाहिए, आपको किताब भी 150 रुपया वाली चाहिए। और यही कारण है कि इन किताबों के चक्कर में बच्चा बार बार फार्म भर रहा है और बार बार परीक्षा दे रहा है। लेकिन जिस दिन वो तरीके से, ढंग से, कल भी आपको बताई बेसिक जानकारी कि छंद के कॉन्सेप्ट को आचार्य पिंगल लेके आए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी छंद शास्त्र, दूसरी लिखी छंद सूत्र, ठीक है, पाणिनि के भाई थे, वो भी तो क्वेश्चन थे। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जब भी पढ़ो डिटेल में पढ़ो, टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ पढ़ो, और फिर जैसे वो कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज फलाना ढिकाना, मेरे मॉक में इतने बन रहे हैं, तो जिनके यहाँ मॉक में बनते हैं ना, फाइनली जब पेपर देने जाता है उसके वहां बनते नहीं है, क्योंकि मॉक में उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं थे। मॉक में क्वेश्चन क्या कौन से आ रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। मान के चलो एसएससी सीजीएल में कोई क्वेश्चन आया, उसको दे देगा यूपीएसआई में या दूसरे एग्जाम में। एसएससी सीजीएल अलग है, कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, यहाँ पर अलग कंपनी अलग पेपर सेट करा रहे हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी में जमीन आसमान का अंतर है, क्वेश्चन के लेवल में अंतर है। तो एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चंस को यूपीएसआई में आप सोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपको हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छा हो या ना हो, तो दो ही काम होंगे, ये तो स्कोर बहुत ज्यादा आएगा अगर आसान क्वेश्चन रखेंगे, वो तो टीचर के हाथ में बच्चों को खुश करना है, तो आसान क्वेश्चन रख दे, बच्चे को ये लगेगा कि वाह क्या बात है, मेरी तो तैयारी टीचर ने बहुत अच्छी करा दी, मेरे तो इसमें से जो है 90% क्वेश्चन आ रहे, सही हो रहे हैं। और थोड़ा सा टफ बना दे तो टीचर आपको ये दिखा देगा कि आपकी कुछ औकात नहीं है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो इसीलिए आप उन चीजों पे मत जाइए, आप वास्तविकता से परिचय अपने आप को कीजिए कि मेरी कितनी तैयारी है, कौन से टॉपिक है जिसकी हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी में बना पाता हूँ या कर पाता हूँ, और कौन सी वैरायटी अभी बची हुई है। और ये पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, ये काम, इस पर सोचना, इस पर विचार करना बहुत पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। तो आप जो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको तो डीमोटिवेट कर रहे हो या बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं, वो सिलेक्शन ना होने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। आप केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, ज्यादा पुराने नहीं देखने, वहां पे उसका लेवल देखो कि आखिरकार यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद टॉपिक वाइज आप सारे क्वेश्चनों की तैयारी अपनी शुरू करो। तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे, कारज धीरे होत है काए होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे केतक शीशो नीर,
जैसे ही आप ये सारी क्लास ले लोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कुछ भी एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। अब इसमें क्या है जी, इसमें यहां तो है आपकी यति, ठीक है, अधीर और नीर ये क्या है, समान मात्रा, ये क्या है, समान वर्ण, ये तो आपकी यति है। और कारज धीरे होत है में गति है। समय पाए तरुवर फरे, फरे को लंबा खींच रहे हो तो फरे में क्या है, गति। होत है में क्या है, गति। यहाँ है के बाद ये अल्प विराम क्या है, यति। यहाँ अधीर और नीर में क्या है, तुक। विराम कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर मात्रा लगा के क्या बता दोगे, छंद की पहचान कैसे बताओगे, 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13। इसमें कितना हो गया जी, इसमें हो गया जी 13 मात्रा। और 13 मात्रा जिसके पहले चरण में होती है उसको हम दोहा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दोहा छंद। इसमें मात्रा कितनी है, 2 2 2 1 1 2 1, ठीक है जी। यहाँ पे मात्रा कितनी है, यहाँ पे मात्रा 1 1 2 1 1 1, यहाँ पे छोटा हुआ है 1 1 1 2। यहाँ पे मात्रा कितनी है, यहाँ 2 1 1 2 2 2 और 1, ठीक है जी। इसमें मात्रा कितनी है, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 और 2 13। इसमें भी मात्रा 13 है, इसमें भी मात्रा 13 है। जहां 2 चरणों की मात्रा समान हो जाए उसको कहते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद। तो दोहा क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद। दोहे के पहले और तीसरे में कितनी मात्रा होती है, 13 13। 2 2 4 2 6 7 8 8 2 10 और 1 11। इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। तो जिसके दूसरे और चौथे सम चरणों में 11 11, विषम चरणों में 13 13 होती है, उसको दोहा छंद कहते हैं, जो अर्धसम मात्रिक छंद में आता है। इसमें गण कितने हैं, इसमें गण कितने हैं, इसमें गण हैं आपके यहाँ पर कारज। एक तो गण है आपका जी यहाँ पर कारज, एक गण है आपका समय, एक गण है आपका अधीर और एक गण है आपका केतक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है। कौन सा, ये माता राजभान सलगम, ये माता राजभान सलगम। इस पे लगाएंगे मात्रा 1 2 2 2 1 2 1 1 2। इसमें 2, इसमें गुरु लघु लघु, तो इसमें गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक गुरु लघु लघु, ये कहाँ है, भगण में। तो इसमें कौन सा गण हो गया, इसमें हो गया आपका भगण। ये क्या है, इसमें तीनों लघु है, 1 2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 1 1 लघु लघु लघु। इसमें कौन सा हो गया यहाँ पर, नगण। तो ये हो गया जी आपका नगण। इसमें क्या है, यहाँ लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु कहाँ है जी, लघु गुरु लघु, इसमें किसमें है, जगण में। तो ये कौन सा गण हो गया, ये हो गया आपका जगण। क्या हो गया, जगण। इसमें क्या है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये क्या है आपका, ये है आपका भगण, ये क्या है आपका भगण। तो यहाँ अधीर में जगण है, केतक में भगण है, कारज में भी भगण है, क्योंकि दोनों एक है ना, गुरु और लघु लघु, और समय में आपका नगण हो गया। इस तरीके से यहाँ से बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी का आपने आंसर दिया, ठीक है। तो कितने हो गए जी आपके, 3 हो गए। इसके बाद है चौथा, वो कराएंगे कल। चौथा क्या है जी आपका, चौपाई। चौपाई कहाँ होगी उसको बताएंगे कल, क्योंकि अभी आपका समय हो गया है। और आज YouTube पे क्लास है, कल नहीं हो पाई थी, आज मैं क्लास जरूर लूंगा। उपसर्ग और प्रत्यय, ये 2 टॉपिक की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। दोनों के 50-50 क्वेश्चन लेंगे,
100 क्वेश्चन में ऑब्जर्व और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चंस की वेराइटी को जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9:30 बजे कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आना ना भूलिए। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों, मेरा एक जो है नया बैच आया है जिसकी फीस है 399 रुपया, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस 70 और लाइव क्लासेस 100, तो ये कुल मिला के 170 क्लासे होगी, ठीक है, जो केवल 399 की फीस में है। कैरियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जिसको भी आवश्यकता है रिकॉर्डिंग क्लास की, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ उस बैच को वो ले सकते हैं। उसका रीजन ये है, बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेज कर लिया था, ठीक है, लेकिन वो सारी क्लासे लाइव नहीं ले पा रहे थे। उनकी ड्यूटी थी, वो नौकरी कर रहे हैं या घर का कोई जरूरी काम है या उनके एग्जाम है यूनिवर्सिटी के, तो उनकी सारी क्लासे ज्यादातर बच्चों की छूट रही है। तो इस वजह से जानबूझ के फिर मैंने किया कि ऑलरेडी जब बच्चा बैच को परचेज कर चुका है और फ्री में कोई चीज अगर देंगे तो उसकी इज्जत नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। तो जानबूझ के जहां 1499 मेरे कोर्स की फीस थी, उसकी फीस केवल और केवल मैंने 399 करवाई, ताकि जिन बच्चों की रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, जो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर पूरा सिलेबस जो हिंदी का 70 क्लासों में मैंने कराया है, उसको जो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है, उसी के आधार पे आप समय से पहले अपने सिलेबस से फ्री हो सकते हैं। यहाँ ये क्लासें आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी लाइव, जिसमें लगभग 70 क्लास से ज्यादा क्लासें आपकी होगी। इसमें अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक ही दिन में 2 से 3 टॉपिक को कंप्लीट करना है आपको, या एक ही टॉपिक के 3 से 4 लेक्चर एक दिन में आपको सुनने हैं, तो आप उस नए बैच से के साथ जुड़ सकते हैं, जो कैरियरविल एप्लीकेशन पर 399 हिंदी स्पेशल का बैच आया है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। 199 नहीं किए, मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं अपना एक बैच 199 में करूं, ताकि जो 2025 में जितनी भी वैकेंसी आ रही है वो सारी वैकेंसी उससे कवर हो जाए। तो मैनेजमेंट का अपना डिसीजन होता है, टीचर केवल कह ही सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने से उन्होंने उस पर डिस्काउंट दिया और 399 रुपया उस पर प्राइज किया। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कॉल थी, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कमेंट थे कि सर हम लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं मॉर्निंग में अभी आधे घंटे बाद 9:30 बजे कैरियरविल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर भी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।